नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096908523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए इसमें देखिए, किस राज्य ने वर्ष 2025 तक, ठीक है, देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य यानी कि ग्रीन एनर्जी इनेबल्ड होगा, जिसमें ऐसे समझें कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल है ना, सोलर एनर्जी, इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट से हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उससे बने हुए सोर्सेस को यूज़ करके पूरे स्टेट में इस प्रकार की एनर्जी को जो भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो इसका टारगेट सेट किया है हिमाचल प्रदेश ने, ठीक। इसमें देखें, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन एक प्रकार का एनजीओ है ये, ठीक है। तो इन्होंने भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर की स्थापना किस राज्य में की? तो यहाँ पे बच्चों के जो है एजुकेशन के संदर्भ में एक ये इंस्टीट्यूशन कह लीजिए या सेंटर इसको स्टैब्लिश किया गया है, स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर, तमिलनाडु में, ठीक है। आपको जरा हमको ये बताना है कि स्टेम का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले भी आपको ये चीज़ें बताई गई हैं। इसमें देखिए, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया है? तो आपको पता है अभी हाल ही में हमने पराक्रम दिवस भी मनाया है। सुभाष चंद्र बोस जी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 जनवरी को, ठीक है। तो इसी डेट पे यहाँ पे ये अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया है अभी रिसेंट ईयर्स में, आप ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो स्किल्स हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, उनको उनके जो सबसे कह लीजिए साहसिक कार्यों के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है प्रतिवर्ष। तो उसी में ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और ये फायर स्टेशन जो है मिजोरम का लुंगलेई, इन दोनों को मिला है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। और इस अवार्ड की जो पूरी डिटेल है एक बार उसको देख लीजिएगा, बोथ द एबव जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखें, किस कंपनी ने भारत में अपने प्रमुख गर्ल्स फॉर टेक, ये प्रोग्राम का नाम है, इसके एक नए चरण की घोषणा की है। तो अभी जैसे हमने ऊपर भी देखा था स्टेम सेंटर के बारे में, ठीक है। तो स्टेम का फुल फॉर्म भी मैंने पूछा था आपसे, अगर आपने नहीं बताया है तो चलिए अब मैं बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ठीक। तो स्टेम कैटेगरी की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम मास्टर कार्ड जो है ये चलाता है। तो इसका नया फेज अभी स्टार्ट किया गया है और इसमें इनका टारगेट ये है कि लगभग 1 लाख फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं उनको स्टेम एजुकेशन जो है लेकर के आगे उनकी शिक्षा जो है करने का उनको अवसर मिले। 2024 वर्ष तक का इनका एक टारगेट है। तो उसी के बारे में यहाँ एक इनका नया फेज स्टार्ट किया गया है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, गर्ल फॉर टेक जो है ये इनिशिएटिव किसका है? मास्टर कार्ड का। मास्टर कार्ड कंपनी के बारे में आप जानते हैं होपफुली। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट डॉक्टर BV दोषी, इनका निधन हो गया है और इन्हें किस वर्ष में प्रित्जकर प्राइज जो है उससे सम्मानित किया गया? तो आर्किटेक्चर की फील्ड में जो है ये प्रित्जकर प्राइज दिया जाता है, सबसे हाईएस्ट ऑनर माना जाता है इस कैटेगरी में। तो यहाँ पे BV दोषी जो है, इनका बालकृष्ण दोषी करके नाम था, तो काफ़ी एक फेमस आर्किटेक्ट रहे थे। इनको प्रित्जकर प्राइज दिया गया 2018 में, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल ही चूंकि दिया गया था तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इनके कंस्ट्रक्शन के कुछ हम एग्जाम्पल अगर आप बता सकते हैं तो जरा कॉमेंट के माध्यम से बताइए। आयुष मंत्रालय ने भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो संस्थान है, इनके और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में MOU हुआ है, जिसमें मेडिकल, यहाँ पे कहा जा रहा है ना मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, तो ये किसके संदर्भ में है? जो हमारी आयुर्वेदा मेडिसिन हैं और ट्रेडिशनल जो भी और अन्य ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं मेडिसिन के, जैसे यूनानी वगैरह हो गया ना, तो इनकी क्या वैल्यू है ना, तो उसके संदर्भ में लोगों तक थोड़ी इन्फॉर्मेशन और पहुँचाई जा सके, उसके लिए जो इन्होंने अंडरस्टैंडिंग की है आपस में। तो इस वजह से ये चर्चा में रहा था, ए विकल्प को चुनेंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एक समूह है, तो SCO फिल्म समिट एक ऑर्गेनाइज किया गया, इन्हीं के अंतर्गत 27 से 31 जनवरी 2023 तक। तो वही पूछा जा रहा है कहाँ पे किया गया इसको? तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो इंडिया का है, उनके सहयोग के माध्यम से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई में।
इसमें देखें, टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन, ठीक है। ये थीम है किसका? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 का, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। तो 2023 में हमने मनाया है 5th एडिशन इंटरनेशनल एजुकेशन डे का, और किस डेट को होता है? तो ये है 24 जनवरी को। थीम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थीम इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इंडियन एयरफोर्स ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अभी 1 से 5 फरवरी तक एक मेगा एक्सरसाइज किया है, तो उसका नाम यहाँ पे पूछा गया था आपसे, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 1 से 5 फरवरी तक किया गया आपका जो है प्रलय, बी विकल्प जो है, ये एक्सरसाइज का नाम है। इसमें देखें, हाल ही में किस राज्य के अस्का थाना को, ठीक है, जो पुलिस स्टेशन होता है, अस्का नाम है इसका, तो 2022 के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में जो है इसको खिताब दिया गया है। तो किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका, आपको पता होना चाहिए कि जो पुलिसिंग मतलब एनुअल रैंकिंग होती है पुलिस स्टेशंस की, लगभग 160 प्लस पैरामीटर्स होते हैं। उसके आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है केंद्र सरकार की, वो इसको रिकॉग्नाइज करती है और उसी में यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं। तो 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ जो खिताब मिला है अस्का को, वो गंजम डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा स्टेट में, वहाँ का थाना है, ठीक। तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये अवार्ड दिया था, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। इसमें देखिए, जनवरी 2023 में किस देश की सरकार ने सोने के अवैध खनन और कुपोषण जनित परिस्थितियों में फैली बीमारियों से बच्चों की मौत की खबरों के बीच यानो मानी क्षेत्र, ये जगह का नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसमें चिकित्सा आपात स्थिति की घोषणा की है। तो इलीगल माइनिंग और उसकी वजह से जो है माल न्यूट्रिशन की जो स्थितियाँ बनी यहाँ पे यानो मानी क्षेत्र में, इस वजह से यहाँ पे जो कह लीजिए मेडिकल इमरजेंसी इम्पोज की गई है। तो ये देश है ब्राज़ील, ठीक, बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित कालिंजर दुर्ग, कालिंजर का जो किला है, इसमें देवी देवताओं की प्राचीन लगभग 10वीं शताब्दी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो कालिंजर दुर्ग कहाँ पे है? आपका जो देखते हैं बुंदेलखंड के रीजन में, बांदा जिला है यहाँ पे। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों के नामकरण जो है उन्होंने किए थे अभी हाल ही में। तो उसी क्रम में ये है कि उनमें से उत्तर प्रदेश के कितने परमवीर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कोई नहीं, परमवीर चक्र विजेता शामिल है। तो इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी 21 आइलैंड्स रीनेम किए गए थे, तो वहाँ पे वो अनमैन्ड है, मतलब उसमें कोई रहता नहीं है, ठीक है। और ऐसे आइलैंड्स को 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा गया है, और इसमें उत्तर प्रदेश के जो है कुल 4 लोग हैं, ठीक। और पराक्रम दिवस पे भी किया गया था इसको, तो ये डेट भी याद रखिएगा, वही 23 जनवरी को। यहाँ पे इनके ये नाम देख लीजिए आप। अब है कि सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पे स्थित है। तो मुगल बादशाह जो भी हुए, उनके मकबरे जो है सब अलग अलग शहरों में है। जैसे बाबर का कहाँ पे है? काबुल अफगानिस्तान में। हुमायूं का न्यू दिल्ली में है। फिर अकबर का आगरा में है। जहांगीर का जो पूछा गया है तो ये आपका रावी नदी के तट पे लाहौर पाकिस्तान में है, ठीक। सी विकल्प को चुनेंगे। शाहजहां और औरंगजेब के मकबरे कहाँ हैं, जरा आप कमेंट करके बताइए। इसमें कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं है, ठीक है। तो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज आपकी एड्स नहीं है, ये किससे होती है? वायरस से होती है, ठीक है। डिप्थीरिया, कॉलरा, वोपिंग कफ, जिसको पर्ट्यूसिस आप कहते हैं, ये सब बैक्टीरिया से होता है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गीता रहस्य, इसको जो है श्रीमद् भगवत गीता रहस्य या फिर कई जगह आपको कर्मयोग शास्त्र भी लिखा हुआ मिलेगा, ये कहा जाता था। तो इसके लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। अराउंड 1915 में मराठी भाषा में इन्होंने इसको लिखा था जब वो मांडले जेल में थे बर्मा की, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? तो आपको पता होगा कि इधर गोवा के रीजन में सबसे आखिरी में जाते हैं पुर्तगीज, ठीक है। ये जरा बताइए, पहले भी बताया गया किस वर्ष में यहाँ से इनको खाली कराया गया या इन्होंने जो है छोड़ा? तो पुर्तगीज ही थे, जो कि क्योंकि ब्रिटिशर्स तो यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं 47 में, पुर्तगीज से जो है ये आपका स्टेटमेंट जो है मैच करता है।
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ था? ठीक है, तो देखिए दो तीन चीज़ बड़ा ध्यान से देखा करिए कि कब कोई चीज़ जो है अप्रूव की गई सरकार के द्वारा, कब उसके बारे में कानून बनाया गया और कब से वो लागू है। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1978 में बनाया था, जो स्पेशली रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ और स्किल्स को प्रोवाइड करने के लिए, और इम्प्लीमेंट हुआ था ये 1980 में। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो ये आप देखेंगे साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, तो चिली का जो देश है ना, नॉर्दर्न चिली के रीजन में ये आपको मिलेगा अटाकामा डेजर्ट। देखिए पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी है ना, किस दिए हुए जो महाद्वीप है इसमें सर्वाधिक है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है पॉपुलेशन के हिसाब से एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो ये पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी लार्जेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में। डी विकल्प को चुनेंगे। इसमें है कि जैविक खाद के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? इसमें से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो पहले भी बताया गया है अजोला जो है ना, ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज करते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है ना? नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करें तो लगभग 54 कंट्रीज हैं अफ्रीका में, है ना, ये सबसे ज्यादा होगा। सिलेंडरों में भर करके खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो आपके घरों में जो डोमेस्टिक रूप से सिलेंडर यूज आप करते हैं उसमें क्या होता है? एलपीजी होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है ये, है ना, तो लिक्विड होगा। ऑपरेशन अमानत निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होती है आरपीएफ, इन्होंने ये पहल चलाई थी 2022 में, जिसमें किसी का सामान अगर जैसे छूट जाता है या मतलब कह लीजिए खोया हुआ मिला स्टेशनों में, तो उसको रिटर्न करने का जो है एक इनिशिएटिव है। तो सी विकल्प को चुनेंगे। आप भी ध्यान रखें आगे से आपका अगर कुछ खोता है तो इस पहल का लाभ उठाइए। अब इसमें देखिए नील नदी जो है तो उसी के क्रम में ब्लू नाइल भी है, ठीक। तो इसका जो उद्गम है किस झील से है? तो अफ्रीका में आप देखेंगे ये ईस्टर्न रीजन में जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है ना, इसमें जो कंट्री है इथोपिया, तो यहाँ से ये है जो लेक ताना, इससे ब्लू नाइल का ओरिजिन है, ठीक। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो आपका 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर की रेखा है, तो इसको जो है अफ्रीका की कौन सी नदी इसको 2 बार काटती है ना, यानी कि ऐसे बाइसेक्ट करेगी। तो ये नदी है लिम्पोपो, इसको मैप में एक बार देख लीजिएगा। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल जो है कहाँ स्थित है? तो ये ध्यान दीजिएगा, दिगंबर सेक्ट जो है उससे संबंधित टेम्पल ऑफ सोनगिरी, ये आपका ये देखते हैं मध्य प्रदेश में जो दतिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ स्थित है। इसमें देखें जलालुद्दीन खिलजी को शाहिस्ता खां की उपाधि किसने दी थी इसमें से? तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में आप देखेंगे मंगोलों के अगेंस्ट जो कह लीजिए बैटल लड़ने के दौरान जलालुद्दीन खिलजी को जो कि एक जो है तुर्क था, तो इसको दिल्ली में बुलाया गया था कैकुबाद जो है इसके द्वारा, और यहाँ पे आरिज ए मुमालिक के बारे में शायद आपने पढ़ा हो, पहले भी ये चीज़ें बताई गई हैं आपको। तो इस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया था जलालुद्दीन खिलजी को, और उसी के दौरान शाइस्ता खां की उपाधि कैकुबाद ने दी। तो आपको हमें ये बताना है कैकुबाद कौन था इस पूरे रेफरेंस में, ठीक है, इसको कमेंट करके बताइए जरा। तकला माकन मरुस्थल किस देश में है? तो ये आप देखते हैं ना इधर जो चाइना का जिंगजियांग वाला प्रोविंस है वेस्टर्न पार्ट में, वहाँ स्थित है, चाइना उत्तर हो जाएगा। इसमें 2 स्टेटमेंट है, सही को चुनना है। देखिए 2 नहर हैं स्वेज और पनामा, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो दोनों ठीक है इसमें, इसको एक बार मैप में देख लीजिएगा, अगर आपको ये अभी तक नहीं पता था तो वहां से क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। क्वाड समूह है एक, ठीक है, तो उसमें जो देश हैं उनमें से यहाँ जो विकल्प में दिए हुए हैं उसको हमको चुनना है, देख लेते हैं। 4 देश इसमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। इसमें फ्रांस और रशिया ये गलत है, तो 4 और 6 जहां हो उसको काट देंगे, है ना, ये बच जाएगा डी विकल्प 1 2 3 5।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो ये बात है 1931 की। तो यहाँ पे देखेंगे तो कौन है ये? इरविन। इसमें देखें किस नदी पर पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में इधर आप देखें किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी है, ये मरुसूदर, इस पर ये प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा है। सराय घाट की लड़ाई मुगल साम्राज्य और इसमें से किस जो है अन्य शासकों के बीच लड़ी गई थी? तो जो है लगभग 1671 AD में अहोम किंगडम जो असम रीजन से संबंधित है, इनके और मुगल साम्राज्य के बीच ये जो है लड़ा गया। भारत में भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो लैंड स्लाइड ससेप्टिबिलिटी जो मैपिंग है, ये एक हमारा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये संस्थान इसके लिए जो है उत्तरदायी है। सी ऑफ गैलीली जो है कहाँ स्थित है? तो ये इजराइल में है। इसको भी एक बार मैप में लोकेट कीजिएगा। इसमें से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीसी महालनोबिस जो है राष्ट्रीय पुरस्कार है उसको प्रदान करता है? तो पीसी महालनोबिस के बारे में आप जानते होंगे, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है उसके फाउंडर रहे थे। तो यही स्टैटिक्स वाला इंस्टीट्यूट, ये मिनिस्ट्री जो है ये पुरस्कार प्रदान करता है इसको। भारत का पहला लाइकेन पार्क हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत है, इसको उत्तराखंड की सरकार ने विकसित किया था। और लाइकेन जो है वो सिम्बायोसिस होते हैं किसके? ये पहले कितनी बार आपको बता ही दिया गया है, शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध होते हैं, तो इनसे मिलकर के लाइकेन बनता है। तो ये वाला बिल्कुल हमारा ठीक है। इसमें है कि प्रोजेक्ट रिहैब किस जानवर से जुड़ा हुआ है? तो इसको स्टार्ट किया गया था कर्नाटका में। रिहैब का फुल फॉर्म था कि रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। ठीक है, तो जैसे ये एलिफेंट का एरिया है उसके आसपास ऐसे जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसका कुछ इंस्टॉलेशन का सिस्टम इसमें जो है अडॉप्ट किया गया था, उसी के संबंध में ये था। तो यहाँ पे सी को चुनेंगे, थोड़ा डिटेल में चाहे तो उसको देख लीजिएगा। संविधान में राज्य की परिभाषा के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए आर्टिकल 12 देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में, वहाँ पे स्टेट की परिभाषा दी है। तो इस स्टेट शब्द में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? तो पार्लियामेंट है ना, चाहे केंद्र की पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के जो लेजिस्लेचर्स हैं वो है ना, तो उसके कार्यकारी और विधायी अंग शामिल होते हैं स्टेट की परिभाषा में। और जो भी और अन्य स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, चाहे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि जैसे एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी हुई बॉडी, तो उनके द्वारा या उनके नाम पे किए गए जो कार्य हैं तो माना जाता है कि वो स्टेट के द्वारा किए गए। ठीक, तो दोनों इसमें सही है, गलत कुछ भी नहीं है। इस आर्टिकल 12 के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। और सल्तनत काल में दीवान-ए-अर्ज का जो है क्या अर्थ था, यानी ये किसका विभाग था? तो ये मिलिट्री का डिपार्टमेंट था और सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था बलबन ने, है ना। अभी हमने शायद ऊपर भी बात की थी जो है जिसमें अपॉइंट किया गया था किसी को इस डिपार्टमेंट के लिए ना, तो किस अपॉइंटी को क्या कहते थे? अर्ज-ए-मुमालिक। अब हमने अभी अनुच्छेद 12 की बात की, अब यहाँ पे 13 की बात की जा रही। यह घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगति या अल्पीकरण में है, यानी कि उसको जो है कह लीजिए उसको छोटा करने की कोशिश करे, कुछ ऐसे प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स को दबाने की कोशिश करे, उनके साथ जो है उनका संबंध संगत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कानून जो है शून्य माने जाएंगे, यानी कि वो लॉ नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 13 ये घोषणा करता है। तो यहाँ पे अब इस कानून में क्या क्या शामिल हो सकता है जो इस अनुच्छेद 13 के अंतर्गत बताए जाते हैं। तो यहाँ पे जो 3 विकल्प लिखे हैं तीनों के तीनों ठीक है, ये इसके अंतर्गत माने जाते हैं। अब किस अनुच्छेद के अनुसार संसद या किसी समिति में संसद के किसी भी सदस्य यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज होते हैं उनके द्वारा कही गई कोई बात या उनके द्वारा दिए गए कोई भी वोट है ना, उसके संबंध में किसी भी अदालत में वो किसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। मतलब कि उनको अपने वोट डालने हैं और जो संसद में प्रोसीडिंग में उन्होंने कोई बात कही हो उससे प्रोटेक्शन उनको प्राप्त होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, आर्टिकल 106 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 15 में देखें जो राज्य यानी कि स्टेट किसी भी नागरिक के खिलाफ इनमें से किन के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो राइट जो ये डिस्क्रिमिनेशन वाला है ना उसके लिए फंडामेंटल राइट 15 उसमें रिलीजन,
कास्ट, यहाँ पे जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ है ना, और ये एक रेस, ये जो है 5 चीज़ें जो है इनके आधार पे भेदभाव नहीं होता, इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी थी उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ईडब्ल्यूएस की एक कैटेगरी नई बनाई गई थी, है ना, 2019 में 103वां जो संशोधन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके माध्यम से। तो उसमें वही है कि जिन व्यक्तियों के परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है ना, उन्हें आरक्षण के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाता है। इसमें संविधान के संबंध में 2 कथन है, उसको सही को चुनना है हमें। देखिए, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, तो इसके समाप्त करने के प्रावधान जो है अनुच्छेद 17 में जो दिए गए हैं, यहाँ दूसरे स्टेटमेंट में उसको बात किया गया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। परंतु अस्पृश्यता क्या होगी, है ना, इसके बारे में संविधान में कोई परिभाषा नहीं है, या अनुच्छेद 17 में भी नहीं है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट भी हमारा ठीक है। तो थोड़ा एक बार आर्टिकल 17 की वर्डिंग जो है इसको सर्च करके प्लीज़ पढ़िए। अब आज का अंतिम प्रश्न ये देखिए, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे है, इसको पढ़िए और इसका उत्तर आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइए, तथा जो और भी अन्य क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी बताइए। ठीक, और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।